कल तक के लेक्चर में हमने बात की थी कि 1498 में 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की और यूरोपीय जो देश थे उनके यहाँ पूर्वी जगत में आने की होड़ मच गई, क्योंकि समुद्री रास्ता मिल गया था। तो पूर्व में जितने भी देश आते हैं भारत को इंक्लूड करते हुए, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, ये जितने भी देश हैं इनके साथ व्यापार करने का रास्ता उनका खुल गया था, समुद्री रास्ता 1498 में। कल तक हमने बात की थी कि भारत में 1498 में जैसे ही वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हो गई थी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, हमने बात की फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, अल्बुकर्क आया। इन लोगों ने पुर्तगाली साम्राज्य को और व्यापार को भारत में और भारत के साथ साथ पूर्वी जगत में बढ़ाने का काम किया। अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों के बाद कौन भारत में आया, तो ये थे डच। कौन थे? डच। हॉलैंड या जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। जैसा आपको पता है ब्रिटिश या जो इंग्लैंड वाले हैं उनको क्या कहता है? इंग्लिश कहा जाता है, अंग्रेज कहा जाता है। फ्रांसीसियों को फ्रेंच या फ्रांस वालों को फ्रेंच या फ्रांसीसी कहा जाता है। स्पेन वालों को स्पेनिश कहा जाता है। इसी प्रकार से नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी हैं ये लोग क्या कहलाते हैं? डच। डच लोग। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। सबसे पहले अच्छा ये चीज़ है कि भाई ये सिर्फ भारत के लिए नहीं आते थे, भारत तो एक मेन पॉइंट था इनका, मगर इन यूरोपीय शक्तियों का आना था पूर्वी जगत में। पूर्वी जो साइड है, पूर्वी साइड मैंने अभी आप देशों के कुछ नाम बताए, उन सब में व्यापार इनको करना था। पर मेन जो स्टेशन है, सबसे पहले जो देश पड़ता है इनके लिए वो कौन सा था? यहाँ भारत। भारत इनके लिए मेन लोकेशन था। अगर बात करें कि सबसे पहले 1596 में 1596 में कार्नेलियन हाउटमैन नाम से सबसे पहले डच यात्री पूर्व दिशा में पूर्वी साइड आया था। ये भाई साहब सबसे पहले सुमात्रा में गए 1596 में। आपको पता है सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा पे ये पहुँचे और इन्होंने वहाँ पहुँच के डचों की क्या संभावनाएं थी व्यापार करने की पूर्वी जगत में, इनका आकलन किया। अब आप देखिए एक चीज़ कि ये जो हमारा भारत है, अच्छा मेरे को आज का भारत बनाना पसंद है। अभी जो हमारा भारत है ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, नक्शे में भी और बनाने में भी सही है। तो ये भारत है आज हमारा। इस भारत में आपको पता है कोचीन है, गोवा है, इधर बम्बई है। ये जो एरिया था, मतलब ये कौन सा तट कहा जाता है इसको? हम किसको क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट मतलब वेस्ट कोस्ट। यहाँ पे आपको पता है कौन सा पानी? अरब सागर। और ये वाला एरिया क्या कहा जाता है? पूर्वी तट, यानी कि ईस्ट कोस्ट, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। यहाँ कौन सा पानी है? बंगाल की खाड़ी का। और यहाँ कौन सा पानी है? अरब सागर का। तो ये जो बंगाली खाड़ी का पानी है और अरब सागर का पानी है, ये भारत में दो प्रकार के घाट, दो प्रकार के तट का निर्माण कर देता है। एक तरफ हम लोग पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, या हम लोग एक तरफ पूर्वी तट बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं। आपको पता है पुर्तगाली जब पहले भारत में आ गए थे तो वो लोग आके उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना कहाँ खोलने का काम किया? उन्होंने इस वाले एरिया पे अपना कब्जा शुरू किया, कोचीन, गोवा, बाद में बम्बई भी। तो ये जो पश्चिमी तट है इस पर किसका अधिकार हो गया था? ये यहाँ पे ट्रेड करने काम, व्यापार करने काम कौन कर रहा था? पुर्तगाली लोग कर रहे थे। तो डचों की संभावनाएं जो थी वो ये थी कि हम लोगों को पहली बात कि इस बार इधर वाला जो तट है ये कौन सा तट है? पूर्वी तट। इस पे आके हमें सेटल होना है, यहाँ हमारी व्यापारिक कोठियाँ खोलना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या टारगेट किया आप देखिए। कार्नेलियन हाउटमैन जब सुमात्रा पहुँचा तो यहाँ इस साइड, इस दिशा में ये द्वीप समूह आता है पूरा का पूरा। ये द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशियाई द्वीप समूह, जिसमें सुमात्रा है, जावा है ना, और भी कई सारे इसके द्वीप हैं। ये इस साइड जो द्वीप हैं, अगर मैं बोलूँ तिमोर के उत्तर में, और इस साइड पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में, वेस्ट साइड, इस साइड ये जो इंडोनेशियाई द्वीप हैं, इन द्वीपों को मसाला द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसाला द्वीप। और प्रमुख रूप से यहाँ जो मसाले होते हैं, ये है जायफल और लौंग।
तो जायफल और लौंग के लिए बड़े प्रसिद्ध थे ये मसाला द्वीप। और इन द्वीपों पे आप देखिए, इन द्वीपों पे कब्जा था उस समय पे, जिस समय पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पहले कौन पहुँच चुके थे? यहाँ पहले पहुँच चुके थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली यहाँ पे मसालों का व्यापार कर रहे थे। अब जब डच आए तो डचों ने एक चीज़ का आकलन किया कि हमें इस दिशा में, देखिए पहली चीज़ कि भारत में हमें फैक्ट्री कहाँ खोलनी है? पूर्वी तट पे, ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने सोचा कि यार भारत में यहाँ के जो लोग हैं इनकी पता नहीं क्या सभ्यता है, संस्कृति है, इनसे निपटने से अच्छा है अपन लोग सबसे पहले जो अपने देश से अपन परिचित है, अपने देश, अपने यूरोप महाद्वीप के जो दूसरे देश हैं उनसे परिचित हैं, तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया इसको, पुर्तगाल। पुर्तगाल का कब्जा कहाँ था? मसाला द्वीपों पर कब्जा था। तो इन्होंने क्या करा, जब भी कंपनी भारत में आ गई डचों की, तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है अम्बायना। क्या नाम है? अम्बायना। पुर्तगालियों से उसको अपने कब्जे में लिया डचों ने। अब डचों की कंपनी की बात करें, 1602 में 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना हो गई। कब हुई? 1602 में। क्या नाम था इसका, वापस से बताइए? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना हो गई 1602 में। और इसे वहाँ की सरकार ने, हॉलैंड की सरकार ने 21 वर्षों के लिए पूर्वी जगत में व्यापार करने, अधिकार करने या युद्ध करने के व्यापक अधिकार दे दिए। क्या आप जाइए पूर्वी जगत में, आपको हमारी तरफ से आपको मोनोपोली एकाधिकार है, जो चाहिए वो करिए, व्यापार करना है व्यापार करिए, कब्जा करना है कब्जा करिए, युद्ध करना है युद्ध करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। 21 वर्षों के लिए जब इसको ये एकाधिकार जब दिया हॉलैंड की सरकार ने, तो ये कंपनी भारत में आई और इसने भारत में आके सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो लगाई 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ इस जगह पे, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पूर्वी तट पे इनके फोकस था, तो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है। इसको पहले मछलीपट्टनम बोलते थे। मछलीपट्टनम क्योंकि मछली जैसी आकृति का ये है, इस वजह से इसको मछलीपट्टनम बोलते थे। अभी ये किस नाम से जाना जाता है? मसूलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। एक प्रमुख बंदरगाह है ये। तो यहाँ पे आके इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री के स्थापना की। किसने? डचों ने। तो देखिए 1596 में कॉलोनियल हाउटमैन आया, 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना हो गई वहीं हॉलैंड में। वहाँ से एकाधिकार लेके कंपनी भारत में आई और इसने, चूँकि पश्चिमी तट पर पुर्तगाली थे, तो इसने अपने आप को कहाँ स्थापित किया? पूर्वी तट पर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। ठीक है दोस्तों, 1605 में ही डचों ने ये जो अम्बायना था, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था, जिसका जिक्र आपसे कर रहा था, 1605 में ही अम्बायना पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने का मतलब क्या था? अम्बायना को उन्होंने पहले टारगेट क्यों किया? क्योंकि देखिए इनका फोकस था कि हमें मसाला द्वीप जो हैं उन पे कब्जा करना है। और मसाला द्वीप किसके अंडर में थे? पुर्तगालियों के। अब इनके लिए एक चीज़ बहुत कॉमन थी, इनके दिमाग में एक चीज़ जो थी वो ये थी कि यहाँ पे भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इनकी संस्कृति सभ्यता, इनके लड़ने का जो तरीका है ये इनको अभी मालूम नहीं था पूरी तरीके से। तो इन्होंने बोला इनसे अच्छा तो ये पहले अपन इनसे लड़ लो, जिनसे अपन पहले से लड़ते आ रहे हैं, वो थे पुर्तगाली। तो मसाले का जो द्वीप है इनसे छुड़ा लो अपन। इसके तहत इन्होंने क्या करा? 1605 में कहीं पे कब्जा कर लिया? अम्बायना ने। और अम्बायना जो द्वीप पे कब्जा किया, उसके बाद डचों ने धीरे धीरे जितने भी पुर्तगालियों के ये मसाले द्वीप थे उन सब पे कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को वहाँ से भगा दिया डचों ने। तो यहाँ पे मसालों के ये जो क्षेत्र थे इनके ऊपर किसका अधिकार हो गया? डचों का अधिकार हो गया। समझाइए दोस्तों आपको। अम्बायना पे पहले अधिकार किया, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों को कहीं घूमने जाना है, जैसे मान लीजिए आपको गोवा जाना है। गोवा जाएंगे आप लोग? कौन कौन जाना चाहता है आप में से? गोवा रवि जाना चाहता है? राहुल? तेरे को कौन लेके जाएगा गोवा? यार रवि लेके जाएगा। रवि नहीं लेके, वो मना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गोवा ज़्यादा दूर हो जाएगा, हम उज्जैन ही चलते हैं। उज्जैन आपको महाकाल के दर्शन करना है और बढ़िया वहाँ घूम के आपको आना है। सबसे पहले आप वहाँ जाओगे, मैंने आपसे पहले ही बोला, आप वहाँ जब जाओगे तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? एक व्यक्ति दूसरे भी आने वाले हैं आपसे वहाँ परिचित मिलने, जिनके साथ घूमोगे, तो आप कहाँ जाओगे सबसे पहले? किसी होटल में। अभी आप धर्मशाला बोल रहे हैं, आप बताया कि धर्मशाला हम जाएंगे, होटल नहीं। धर्मशाला या होटल आप सबसे पहले ढूंढेंगे, वहाँ पे लगेज वगैरह अपना रखेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तैयार होंगे, फिर वहाँ पे जो परिचित आपके आने वाले उनको आप साथ में लेंगे और उनको साथ में लेके आप फिर आप घूमने जाएंगे। ऐसे ही होगा, सही है ना?
यहाँ पे भी यही था, मतलब आपको एक स्टेशन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। यहाँ भी यही था कि डचों को सबसे पहले मसाला द्वीपों पे कब्जा करने से पहले एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वो अपनी शक्ति को आगे बढ़ा सकते थे। इस वजह से उन्होंने किस पे कब्जा किया, पहले अम्बायना पे। कब कब्जा किया, ये 1605 में ही। तो ये एक डेट इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या करा, यहीं आंध्र प्रदेश में एक राज्य था जिसका नाम था चंद्रगिरी। कौन सा राज्य था, चंद्रगिरी। 1610 में 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ इन्होंने एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत पुलिकट, आपने पुलिकट नाम सुना होगा, पुलिकट झील का नाम सुना होगा। पुलिकट जो जगह है वहाँ पे अपनी एक दूसरी फैक्ट्री खोली, एक अन्य फैक्ट्री डाली वहाँ पे 1610 में। जब एक अन्य फैक्ट्री वहाँ पे डाली इन्होंने, तो वो जो अन्य फैक्ट्री थी वहीं पे इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों को ढालने का कारखाना का लगाया। स्वर्ण सिक्के जिनको ये लोग बोलते थे पेगोड़ा, क्या कहते थे ये, पेगोड़ा। तो पेगोड़ा को ढालने का कारखाना कहाँ लगाया इन्होंने, पुलिकट में। ये कब लगाया इन्होंने, 1610 में। धीरे धीरे जो डच लोग थे, देखिए अभी यहाँ पे आ गए, धीरे धीरे जो डच लोग थे वो इस दिशा में फैलने शुरू हुए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझो, डचों ने भारत में मसालों पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मसाले इनको इस जगह से प्राप्त हो रहे थे जो कि मसाला द्वीप के नाम से, स्पाइस आइलैंड्स के नाम से जाने जा रहे थे। यहाँ से पुर्तगालियों से कब्जा ले लिया था इन्होंने, तो यहाँ से इन्हें मसाले प्राप्त हो ही रहे थे। तो भारत में इन्होंने जो काम शुरू किया वो था वस्त्रों का, कपड़ों का। भारत से कपड़ों का निर्यात शुरू करने का श्रेय जाता है डचों को। किनको जाता है, डचों। डचों ने कासिम बाजार, पटना और अन्य जगहों पे, सूरत, अन्य जगहों पे कपड़ों के काम शुरू किए, कपड़ों के व्यापार शुरू किए और भारत से कपड़ों को निर्यात करना शुरू कर दिया। ये सबसे प्रमुख काम था। इन्होंने मसालों पे फोकस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मसालों पे फोकस कौन कर रहा था पहले से भारत में, पुर्तगाली। तो इन्होंने काय पे फोकस किया, कपड़ों पे फोकस किया, भारतीय वस्त्रों पे फोकस किया। ठीक है दोस्तों, डचों की अगर हम बात करें कि डचों की जो व्यवस्था थी ये सहकारिता पे आधारित व्यवस्था थी। सेटलमेंट जो था इनका किस टाइप का था, कोऑपरेटिव टाइप का, सहकारिता। सहकारिता यानी कि ये लोग उसको बोलते थे कार्टेल, कार्टेल यानी कि सहकारिता पे आधारित इनकी व्यवस्था थी, इनका सेटलमेंट था। ये कैसा था, तो देखिए आपको सहकारिता का मतलब पता है। सहकारिता का मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, मतलब सब लोग मिलके किसी प्रकार का इनपुट दें और जो आउटपुट प्राप्त हो वो भी सबको बढ़ जाए। सब लोग मिलके कोई एक काम करें और जो काम हो रहा है उससे जो फल मिल रहा है वो भी सबको बढ़ जाए। इसका मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है सहकारिता में, वो टर्म है ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल। ये यूज़ होता है सहकारिता में, सबका सहयोग से कोई काम करना, ये सहकारिता है। ये व्यवस्था किसने शुरू की, डचों ने शुरू की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डचों की थी वो ये थी कि अगर हम भारत के व्यापारिक इतिहास की बात करें तो व्यापारिक भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अंश, प्रॉफिट अगर किसी के शासनकाल में मिलता था तो वो थे डच। कौन थे, डच। डचों के समय पे अगर आप पार्टिसिपेट करते थे, आप इनमें अगर सहयोग करते थे तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलता था। एवरेज है एक औसत के तहत देखा जाए तो 18% तक इन्होंने वापस दिया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अंशदान देने का काम किसने किया है, डचों ने किया। ठीक है दोस्तों, सबसे आखिरी में आपको पता है एक युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स वर्सेस डच। अंग्रेजों ने इस युद्ध का क्या नाम था, बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ है, ये बंगाल। बेदरा के युद्ध में 1759 में 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। जब डचों को इस युद्ध में हराया तो डच जो शक्ति थी वो भारत में इसके आगे नहीं पनप पाई और भारत में किसका राज शुरू हो गया, अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। डचों का उन्मूलन, उन्होंने डचों को यहीं पे समाप्त कर दिया। इस युद्ध, ये अंतिम युद्ध था जिसमें पूरी तरीके से डचों को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया था। तो अब एक बार मेरे साथ आप रिकॉल कर लीजिए, पहला कौन डच यात्री था जो पूर्व साइड आया भारत की तरफ, या हम बोलें कि पूर्वी जगत में आया, कार्नेलियन हाउटमैन। कब आया, 1596 में। कहाँ पहुँचा था ये, सुमात्रा। 1602 में पहली डचों की फैक्ट्री स्थापित हुई वहाँ, कौन सी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 21 वर्षों के लिए इसको पूर्वी जगत के साथ
व्यापार करने के अधिकार दे दिए गए। 1605 में इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में लगाई। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? 1605 में मसूलीपट्टनम में। 1605 में ही इन्होंने अंबायना पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मसाला जो द्वीप थे वो पुर्तगालियों से छुड़ा लिए। 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया और पुलिकट में एक दूसरी फैक्ट्री लगाई और साथ साथ वहाँ पे अपने स्वर्ण सिक्के पेगोड़ा को ढालने का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने बंगाल में कासिम बाजार और अन्य जो जगहें हैं वहाँ पे वस्त्रों की मिल स्थापित की, वस्त्रों का काम शुरू किया और भारत से वस्त्रों को निर्यात करने वाले पहले जो शख्स यूरोपीय शक्ति बने वो कौन यूरोपीय शक्ति थी? डच। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था थी वो काय पर आधारित थी? मैंने अभी आपको बताई, सहकारिता पर आधारित थी। कार्टेल पद्धति इसको ये बोलते थे, कार्टेल मेथड इसको ये बोलते थे। साथ ही भारतीय व्यापारिक इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर अंशदान किसी को मिलता था, किसी के समय पे मिलता था, वो कौन थे? डच लोग थे। डच लोग अंग्रेजों से किस युद्ध में अंततः हारे थे? तो वो था बेदरा का युद्ध, जो हुआ था 1759 में, जिसमें अंग्रेज जीते थे। बेदरा कहाँ है? बंगाल।